नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो टीजीटी पीजीटी नेट लेवल के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो इतिहास के प्रति दृष्टिकोण है वो आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी है। अगला प्रश्न है नंबर 3, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात था ये किया था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो ये चार ऑप्शन है इसमें उनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। प्रश्न 6 देखते हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी, गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ऑप्शन सी, सिम सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। ऑप्शन ए है राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया। ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और ऑप्शन डी है हमारा शिव सिंह सरोज और इसका शिव सिंह सेंगर। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है जोड़ा है वो है हमारा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, ऊपर दिख ही रहा है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो ये जो है ये है ऑप्शन सी, 1839। प्रश्न 9 है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो जो ये था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो ये है हमारा मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो हिंदी जो वीर काव्य के रचयिता है वो है ऑप्शन सी, टीकम सिंह। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो जो इसमें खंड है वो है 18। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है, 18 खंड। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक हैं। तो इसमें जो संपादक हैं वो हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो जो कविता कौमुदी के रचयिता हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर नलिन विजय शर्मा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16,
इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो जो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है वो है ऑप्शन बी, रीति काव्य की भूमिका। अगला प्रश्न है हमारा, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके जो संपादक हैं कवि वचन सुधा के वो है भारतेंदु जी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो जो बालकृष्ण भट्ट थे वो थे हिंदी प्रतीत के। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो प्रजा हितैषी का था वो आगरा से प्रकाशन होता था। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आप सबको पता होगा कि पहला हमारा पत्र था और इसका प्रकाशन जो होता था वो कलकत्ता से होता था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक थे वो थे डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो जो इसका प्रकाशन था वो 1900 से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे ये कानपुर से प्रताप पत्र निकालते थे। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुलारी लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? तो इनके जो संपादक में थी वो निकलती थी माधुरी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो धार्मिक मासिक पत्र है वो है कल्याण। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो जो कल्याण का प्रकाशन है वो जो होता है वो ऑप्शन डी गोरखपुर से होता है। अगला प्रश्न, विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत के जो संपादक थे वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उग्र जी। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो निराला जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो थी सुधा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? तो ये जो थे इसके संपादक थे डॉक्टर बाबू गुलाब राय। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा प्रभा कानपुर, ऑप्शन बी है हमारा सुधा लखनऊ, ऑप्शन सी है हमारा मतवाला पटना या ऑप्शन डी विशाल भारत कलकत्ता। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही नहीं है वो है हमारा मतवाला पटना, क्योंकि जो मतवाला पत्रिका थी ये जो थी ये कलकत्ता से निकलती थी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़ा छांटकर अलग कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन,
ऑप्शन बी देवनागर उमापति दत्त शर्मा, ऑप्शन सी हंस प्रेमचंद या ऑप्शन डी मर्यादा रामचंद्र शुक्ल। तो जो इसमें हमारा गलत उत्तर है जिसको छांटना है हमें, वो है हमारा ऑप्शन डी मर्यादा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1903 में इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन था वो संभाला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो थी माधुरी, ऑप्शन बी, ये छायावाद की समर्थक थी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत किस कवि के प्रति अनुदार था? तो विशाल भारत जो था वो निराला जी के प्रति अनुदार था। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो जो ये था ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो जो भारतेंदु युग की पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादक में निकलने वाला पत्र कौन सा था? तो जो महात्मा गांधी के संपादन में था वो था हिंदी नवजीवन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकलने वाला पत्र कौन सा है? तो जो वो है कर्मवीर। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, कादम्बनी के संपादक का नाम बताइए। जो कादम्बनी के संपादक हैं वो है राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? कमलेश्वर जी जो थे वो सारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है यहाँ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे हैं? तो जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं वो धर्मयुग के ही संपादक रहे हैं। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवीर सिंह के संपादक में प्रकाशित हो रही है? तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन बी आलोचना। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये जो रहे हैं ये रहे हैं नंदन पत्रिका के संपादक। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला किस पत्रिका से जुड़े नहीं थे? तो जो निराला जी थे वो जुड़े जिस पत्रिका से नहीं थे वो थी जागरण। ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? तो ये रहे थे रविवार के। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हंस। अगला प्रश्न, धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जो धर्मयुग था वो मुंबई से प्रकाशित होता था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कर्मवीर का जो प्रकाशन था वो जबलपुर से होता था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 91 नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? तो जो प्रवृत्ति के नामकरण हुआ है वो है हमारा रीतिकाल। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी वो थी मिश्र बंधुओं ने दी थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो शुक्ल जी ने जो आदिकाल का नामकरण किया था वो था वीरगाथा काल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विशद से स्वीकार किया है? तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा है गद्य काल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो जो पूर्व काल के लिए शुक्ल जी ने नाम दिया था वो दिया था भक्ति काल, और इसके बाद उत्तर मध्य काल था उसको रीति काल दिया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो जो कालों का नामकरण किया था शुक्ल जी ने वो क्या था? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो जो ये रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना गया है वो माना गया है ऑप्शन बी 750 ईस्वी से। 60वां नंबर हमारा प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो ये जो मानते हैं ये मानते हैं 1857 ईस्वी से। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो इसमें जो नहीं नाम दिया गया है वो दिया गया है संधि काल। संधि काल नाम जो है आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं सरहापाद को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सरहापाद का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो उनके अनुसार जो सरहद समय है वो है 7वीं सदी। ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो जो हिंदी का पहला ग्रंथ है वो है श्रावकाचार। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो जो श्रावकाचार के रचयिता है वो है देवसेन। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? तो श्रावकाचार की जो रचना हुई थी वो हुई थी 933 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान रस ग्रंथ कौन सा है? तो जो वीर रस प्रधान जो ग्रंथ है वो है परमार रासो। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हाखंड किस रचना को लोकप्रिय नाम है? तो इसमें भी हमारा उत्तर परमार रासो ही होगा। ऑप्शन ए, आल्हाखंड परमार रासो का ही एक लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इसमें जो उपयुक्त है वो है अर्थ प्रमाणिक। इसको अर्थ प्रमाणिक माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 70 नंबर का प्रश्न है, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? तो जो बीसल देव रासो का प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये है हमारे ऑप्शन डी 69 या 69। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे ए, रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। ऑप्शन बी, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है। ऑप्शन सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है।
अगला प्रश्न, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो वो की थी अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है हमारा। 75वां नंबर हमारा प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन हैं? तो वो हैं हमारे ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न, इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक हैं। ऑप्शन बी, अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक हैं। ऑप्शन सी, बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये जो बताई गई है वो बताई गई है 84। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? तो जो सिद्धों का समय माना गया है वो माना गया है 7वीं और 8वीं शती। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो जो नारी निंदा मिलती है वो मिलती है नाथ पंथ में। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 80 नंबर, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो जो नाथ संप्रदाय में नहीं है वो है गृहस्थों का आदर। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वर्ण रत्नाकर के वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं डिंगल। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। और दूसरा है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो जो ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश है उसको कहते हैं पिंगल। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है वो है इसमें से पद्मावत। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यावती पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो जो ये हुई है वो हुई है मैथिली भाषा में। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो जो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया था वो किया था खुसरो जी ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो जो जैन धर्म का संबंध है वो विद्यापति जी से नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हमारा है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो जो खालिक बारी के रचयिता थे वो थे खुसरो जी। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं वो है धनपाल जी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हमारा है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो खड़ी बोली हिंदी में जिन्होंने सबसे पहले रचना की वो थे हमारे खुसरो। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो जो शिलाओं पर लिखा गया है वो ऑप्शन डी हमारा राउल वेल। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो जो मैथिली हिंदी में लिखी गई है वो है हमारी वर्ण रचनाकर। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जो ये हैं इसके लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हमारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे?
तो जो पृथ्वीराज रासो है इसको हम वीर गाथा के वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही उत्तर है। आगे है इसका प्रश्न हमारा अगला, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? तो जो इसमें सबसे ज्यादा विवादित पक्ष है वो है इसकी ऐतिहासिकता। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा के जो रचनाकार है वो है राम सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? तो जो श्रृंगार रस की प्रधानता है वो है हमारी बीसल देव रासो में। अगला प्रश्न है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो जो सबसे प्राचीन कृति है वो है शिव सिंह सेंगर की। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। 100वां हमारा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो जो दोहा कोश में रचनाएं संपादित की गई हैं वो है हमारी सराफा जी की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर इसमें है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो ये जो रचे गए थे वो जैन साहित्य में रचे गए थे। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जिल तू वैस्यई औजे भग्गा घर एंतु, यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? तो ये जो किया है ये किया है ऑप्शन ए हेमचंद्र जी ने। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो चरित काव्य अधिकतर हमारे दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? तो जो स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी वो लिखी गई थी पयुम चरियो में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही हमारा है। अगला है 106 नंबर प्रश्न, ढोला मारूड़ा दोहा के रचयिता कौन है? तो ये जो है ये है ऑप्शन डी कुशल लाभ जी। अगला प्रश्न, इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन सी नरपति नाल। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? तो अवधूत मत जो है वो है नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पेंगुलम किस विषय पर केंद्रित है? तो ये है छंद शास्त्र पर केंद्रित। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 110 नंबर, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? तो जो ओम जय जगदीश हरे की रचना की है वो है श्रद्धाराम फुलौरी ने। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? तो जो श्याम सुंदर दास जी ने जिस संस्था का गठन किया था वो थी नागरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो जो आदिकाल नाम दिया था ये दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यावती पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यावती जो पदावली है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गारसादा तासी। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा कथा के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे ऑप्शन बी, धनपाल। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो जो आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरपति नाल। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पयुम चरियो। अगला प्रश्न है, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो वो है हमारी वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो जो इसके रचनाकार हैं वो है ऑप्शन ए, गणपति चंद्र गुप्त। अगला है हमारा प्रश्न, अ, श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? तो वो जो रचनाकाल है हमारा वो है 933 ईस्वी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो अभिनव जयदेव जो है ये विद्यापति जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी की उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य रचना आदि काल में की। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, अमीर खुसरो सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको डिंगल नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है तेन जी का। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी कृति प्रभु दयाल मित्तल की है? तो जो प्रभु दयाल मित्तल की जो रचना है वो है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 130 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो जो उन्होंने जिस पद्धति का अनुसरण किया था वो थी विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना शालिभद्र सूरि की नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो जो रचना नहीं है वो है हमारी ऑप्शन डी, चंदनवाला रास। अगला प्रश्न है, कामिनी करय सनाने हेरते हृदय हनन पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति है यह है विद्यापति जी की। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? तो जो अमीर खुसरो का जीवन काल है वो है इसमें ऑप्शन सी, 1255 ईस्वी से लेके 1324 ईस्वी तक का जो जीवन काल है वो अमीर खुसरो जी का है। अगला प्रश्न, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? जो विद्यापति जी थे वो शिव मत के अनुयायी थे। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो जो विद्यापति जी थे वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? तो ये भी हम पहले देख चुके हैं ये प्रश्न। तो इसमें जो धनपाल की रचना है वो है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है, कुशल लाभ कौन थे? ऑप्शन है वीर गाथा काल के कवि, ढोला मारुड़ा दोहा के रचयिता, एक जैन कवि या राम कथा के कवि। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ढोला मारुड़ा दोहा के रचयिता। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? तो जो ये पड़ा था ये कबीर जी पर पड़ा था, नाथ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खुमान रासू की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो जो ये की गई है ये पुणे संग्रहालय में की गई है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो जो इसका उत्तर है वो है परमाल रासो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो जो बीसल देव रासों में है वो कुल 125 छंद हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक जन्नन हथ दे चले गज्जन रिपकाज पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है चंद्र बरदाई जी की। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलहड़ कौन था? तो जो जलहड़ था वो चंद्र बरदाई का पुत्र था। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्थ प्रमाणिक रचना मानता है? तो इसमें जो मानते हैं वो मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो जो चार्ल्स इलियट ने कराया था वो आल्हा खंड का कराया था। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो जो जैन मत का प्रचार था वो भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक था। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो रासक छंद में मात्राएं होती है वो होती हैं 29। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो जो खुमान रासों में छंद हैं वो छंद हैं हमारे 5000। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो जो ये लिखा गया विजयपाल रासो ये अपभ्रंश भाषा में है। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, कन्हपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो कन्हपा ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो लिखे हैं टोटल 74, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर है।